हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पुनीत आज आपके लिए लेके आया हूं बैक बेंचर सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इससे पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले पढ़े। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की। देखिए, आईसीएसई बोर्ड में एपी और जीपी दोनों को मिलाकर कम से कम 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यानी अगर ये दोनों चैप्टर आपके अच्छे से तैयार हैं तो 4 to 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही बेसिक से चैप्टर्स हैं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन इस चैप्टर से आते नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं उन सभी टाइप को देखते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है, जिसमें क्या हो कि जिसका अगला टर्म हमेशा क्या हो, किसी भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई से मिले या डिवाइड से मिले। ठीक है, तो वो जो आपका सीक्वेंस होगा हमारा कहलाएगा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे एक सीक्वेंस दे रखा है 2 4 8 16 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि भैया 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका 4 आ गया। 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 8 आ गया। 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 16 आ गया। इट मीन्स कि हमने 2 से हर एक टर्म में अगर मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं तो ये जो हमको सीरीज मिल गई, ये क्या है, ये आपकी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, सेम वे में अगर 6 यहाँ पे अगला सीक्वेंस दे रखा है क्या 6 2 2/3 एंड सो ऑन, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि भैया 6 में अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं 1/3, क्या करूं 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, हमने कहा सर 6/3 2, ठीक है, यानी नेक्स्ट टर्म, और नेक्स्ट टर्म में अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो हमें 2/3 मिल जाएगा। इसी तरीके से इसमें अगर फिर से हम डिवाइड करेंगे तो हमको अगले टर्म्स मिलते जाएंगे। यानी कि इस सीक्वेंस में हम लगातार क्या कर रहे हैं, किसी टर्म से हम डिवाइड करते जा रहे हैं, यानी 3 से हम क्या कर रहे हैं डिवाइड करते जा रहे हैं, वहीं पे ऊपर वाले टर्म में क्या कर रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। और जब भी हम किसी सीक्वेंस में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो प्रोग्रेशन मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहलाता है। क्लियर। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की। ठीक है, तो मान लीजिए ए इज द फर्स्ट टर्म और आर इज द कॉमन रेशियो। क्या है, आर क्या है आपका कॉमन रेशियो है और ए आपका फर्स्ट टर्म है। तो इन दिस केस हमारी जो क्या नाम है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की सीरीज बनेगी वो क्या होगी, तो हमने कहा फर्स्ट टर्म आएगा ए, सेकेंड टर्म क्या मिलेगा, हमने कहा आर का मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो ए आर क्यूब, एंड सो ऑन कहाँ तक गए, तो हमने कहा एन टर्म तक जाएंगे तो यहाँ मिलेगा ए आर टू द पावर n - 1। हमने सर n - 1 क्यों मिलेगा अगर n टर्म तक जा रहे हैं, तो यहाँ सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये हमारा कि यहाँ ए फर्स्ट टर्म में ए है, सेकेंड टर्म में आर का मल्टीप्लाई है, थर्ड टर्म में जैसे अगर ये क्या है आपका t1, ये आपका t2, ये आपका t3, ये आपका t4। तो यहाँ आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जब टर्म 1 है देन r की पावर क्या है 0, जब टर्म 2 है r की पावर 1 है, जब टर्म 3 है तो r पावर 2 है, जब टर्म 4 है तो r पावर क्या है 3 है। यानी जब nth टर्म होगा तो उस कंडीशन में r की पावर क्या होगी n - 1 होगी। क्लियर। तो यहीं से हमको फॉर्मूला मिल गया क्या कि nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इन जीपी होगा Tn इक्वल टू ए आर टू द पावर n - 1। क्लियर। ठीक है, जहां ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, आर क्या है आपका कॉमन रेशियो है, n इज द नंबर ऑफ टर्म। ओके, यहीं पे अगर मैं बात करूं लास्ट टर्म की तो सुनिएगा, यही आपका लास्ट टर्म ये तो है इन जीपी। ठीक है, जो nth टर्म है वही आपका लास्ट टर्म होगा। यानी हम इस फॉर्मूले को और क्या लिख सकते हैं कि लास्ट टर्म बराबर ए आर टू द पावर n - 1। ठीक है, nth टर्म का मतलब हुआ कि हम उस पोजीशन में उस टर्म को बताएंगे। जैसे t4 कहेगा तो t4 में क्या है ए आर क्यूब। क्लियर। तो जब हम t4 निकालेंगे यानी फोर्थ पोजीशन में जो टर्म होगा उसकी वैल्यू बताएंगे। क्लियर है। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म में। क्या कह रहा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन
एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा समझेंगे हर एक चीज को कि किस तरीके से हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे, किस तरीके से कॉमन रेशियो निकालेंगे और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर? अच्छा जी, तो देख लेते क्या है। हमने कहा सर गिवन है 8th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हमको फाइंड करना है और प्रोग्रेशन दे रखा है 5, 10, 20 एंड सो ऑन। ठीक है, एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है जिसका हमें 8th टर्म फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो हमने कहा सर इससे हम जो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं सबसे पहले उनको लिखते हैं। क्या क्या गिवन है? तो हमने कहा सर गिवन में सबसे पहली चीज जो है वो क्या है? फर्स्ट टर्म। हमने कहा सर फर्स्ट टर्म इसका है 5। क्लियर? और अगर मैं बात करूं कॉमन रेशियो की, तो कॉमन रेशियो क्या होता है? तो हमने सर T2/T1 यानी 10/5 यानी 5 2 10, यहां से आ गया 2, यानी आपका कॉमन रेशियो आ गया 2 और फर्स्ट टर्म क्या आ गया? 5। अगर फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन रेशियो 2 है तो आपको क्या करना है? 8th टर्म फाइंड करना है। तो चलिए लगा दीजिए फॉर्मूला। हमने कहा सर Tn इक्वल टू होता है AR⁻n-1। n की वैल्यू क्या है? तो हमने कहा सर n की वैल्यू 8 है, हमें 8th टर्म फाइंड करना है, रख दीजिए। तो T8 आपका आएगा A इज 5 इंटू R, R की वैल्यू 2 और n-1 यानी 8 - 1। देखिए सिंपल सा क्या किया, A की वैल्यू निकाली, R की वैल्यू निकाली, उठा के सीधा फॉर्मूले में रख दी। क्लियर? क्या होगा? हमने सर यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 7। ठीक है, अब देखिए ऐसा है कि 2 की पावर 7 हम सॉल्व कर सकते हैं, इस वजह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कहें कि 2 की पावर 20 आ जाए, 2 की पावर 15 आ जाए, तो उसको सॉल्व करने मत बैठिएगा, उसको डायरेक्टली एक्सपोनेंट फॉर्म में ही आंसर को दे दीजिएगा। ठीक है, वो भी वैलिड है। क्लियर? अच्छा जी, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने कहा सर यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 7 और 7 क्या हो जाएगा? तो हमने 2 4 8 16 32 64 128, तो ये हो जाएगा क्या आपका 128 आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 8 ज़ा 14 कैरी 4 5 2 ज़ा 10 14 4 1 5 1 ज़ा 5 6 640। तो आपका जो 8th टर्म होगा क्या होगा? 640 होगा। यही आपका क्या है? फाइनल आंसर। क्लियर? अच्छा, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा कि फाइंड द 7th टर्म ऑफ द जीपी। अब देखिए हमने पहला देखा सिंपल सा सीक्वेंस था, यहाँ पे रूट दे रखा है और बच्चे परेशान इसी टाइप के क्वेश्चन में होते हैं जब रूट्स आ जाते हैं। भैया रूट आया वो देख करके दुखी कि भैया अब यहाँ क्या किया जाए। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप अपने बेसिक से ही जुड़े रहिए और सॉल्व करिए। क्लियर? कैसा क्या? तो हमने कहा सर यहाँ से हमें अगर 7th टर्म फाइंड करना है और जीपी हमारा √3 + 1 1 और √3 - 1/2 है, तो क्या होगा? तो हमने कहा सर सबसे पहले आप जो गिवन है उनको लिखिए। हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? तो हमने कहा सर फर्स्ट टर्म यहाँ से आएगा √3 + 1 क्या है? हमने कहा सर a की वैल्यू जो आई वो है हमारी √3 + 1 और यहीं से अगर r की बात करूं तो r इक्वल टू क्या होगा? तो हमने कहा सर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी 1/√3 + 1। अब बच्चों के साथ क्या समस्या है कि जब भी वो रूट को देखते हैं तो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सिंपल सा रूल क्या है कि कभी भी डिनोमिनेटर में हम रूट को नहीं रखते हैं, यानी डिनोमिनेटर से अगर मुझे रूट हटाना है तो हम क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन यूज कर लेते हैं। क्लियर? अगर आप रेशनलाइजेशन यहीं पे यूज करना चाहें तो यहीं कर सकते हैं, ना करना चाहें तो एट द एंड जो आपको फाइनल आंसर आएगा उसमें आप रेशनलाइजेशन करके डिनोमिनेटर से रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? अच्छा जी, अब हमने कहा सर a पता है, r पता है, इसको अगर मुझे रेशनलाइजेशन करना हो तो क्या होगा? तो हमने कहा सर रूट के बीच वाला साइन चेंज करेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी √3 - 1/√3 - 1। नीचे क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर a + b a - b, तो यहाँ से निकल आएगा r इक्वल टू √3 - 1/a² यानी 3 और -1 का स्क्वायर यानी 1, 3 - 1 = 2 यानी √3 - 1/2 इज योर कॉमन रेशियो। क्या हो गया? √3 - 1/2 आपका क्या हो गया? कॉमन रेशियो निकल आया। ठीक है, हमने कहा सर 7th टर्म निकालना है, चलिए 7th टर्म निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होगा? हमने कहा सर T7 इक्वल टू होगा a
r टू द पावर 7 माइनस 1, वैल्यू रख दीजिए a की, हमने कहा a की वैल्यू है √3 + 1, और अगर r की वैल्यू की बात करूं तो हमने कहा सर r की वैल्यू अगर यहाँ a की वैल्यू अगर √3 + 1 है तो यहाँ पे मैं r की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमने कहा सर √3 - 1/2 the whole power 7 - 1 is 6। क्लियर? ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमने कहा सर √3 + 1 जैसा है वैसा रहने दीजिए, यहां से एक टर्म निकाल लीजिए। क्या हमने कहा सर √3 - 1 एक में निकाल लूंगा और √3 - 1 की पावर को रहने दो जैसा है, ठीक है, और अपॉन में 2 की पावर 6 हो ही जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 6 कितना हो गया, 2 4 8 16 32 64, यानी अपॉन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 64 लिख सकते हो, ठीक है। और a + b a - b यहाँ लग जाएगा तो क्या होगा, तो हमने कहा सर यहाँ से आ जाएगा a² - b² यानी 3 - 1, ठीक है, और इनटू √3 - 1 की पावर 5 होल पावर 5 अपॉन 64, ये आ जाएगा 3 - 1 is 2, ठीक है। क्या हो गया, हमने कहा सर 3 - 1 आपका 2 आ जाएगा, 2 से ये 64 कट करेगा, ये 64 लिखा है, ठीक है, 2 से 64 कट जाएगा तो ये आएगा 32। तो आप इसी को फाइनल आंसर लिख सकते हैं क्या, कि √3 - 1 की होल पावर 5 अपॉन 32 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को डील करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये भी एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, जीपी में आएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3rd and 8th टर्म ऑफ जीपी इज 243, इफ 4th टर्म इज 3 देन फाइंड द 7th टर्म, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन हमको सॉल्व कैसे करना है, तो हमने कहा सर जितनी भी इंफॉर्मेशन है पहले उन सबको क्या करिए, एक तरीके से लिख लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन होगी हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हमने क्या 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 करना है, हमने कहा सर सबसे पहले लिख लीजिए क्या क्या गिवन है। अगर दे रखा है 3rd and 8th टर्म ऑफ जीपी इज 243, द प्रोडक्ट ऑफ 3rd, तो 3rd टर्म क्या होगा, तो हमने सर T3 और T8, ठीक है, 3rd और 8th टर्म का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, दे रखा है 243, ठीक है, और कह रहा 4th टर्म, इट्स 4th टर्म इज 3, यानी T ऑफ 4 दे रखा है 3, हमको फाइंड क्या करना है, हमने कहा T7th हमको फाइंड करना है। क्लियर? हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, एक बात समझिएगा, हमने कहा सर अगर मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता चल जाए तो मैं कुछ भी फाइंड कर सकता हूँ, है ना। तो यानी ये जो दो कंडीशंस होंगी इसका यूज करके हम फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकालेंगे और फिर उसी का यूज करके हम 7th टर्म को फाइंड करेंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया कि किस तरीके से अप्रोच करना है, कि भैया फर्स्ट 2 कंडीशंस में 2 इक्वेशन बनाएंगे जिससे हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो निकालेंगे और उसी का यूज करके हम 7th टर्म को फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा सर T3 दे रखा है, मान लीजिए लेट कर लीजिए क्या कि फर्स्ट टर्म आपका A है और कॉमन रेशियो R, फर्स्ट टर्म क्या है A, कॉमन रेशियो R है। अब लगा देते हैं, तो हमने सर T3 इक्वल टू हो जाएगा कितना, A R की पावर n-1 यानी 2, वहीं पे अगर T8 की बात करूं तो ये आपका आएगा A R की पावर 8-1 इज 7, और इन दोनों का मल्टीप्लाई दे रखा है 243। चलिए मल्टीप्लाई करा देते हैं। हमने कहा सर AR² इंटू AR की पावर 7 इक्वल टू 243, ठीक है। हमने कहा ठीक है सर, सॉल्व कर लीजिए तो ये होगा A² R की पावर 7 + 2 9, क्योंकि बेस सेम पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, इक्वल टू 243। हमने कहा सर ये एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस इक्वेशन की। हमने कहा सर T4 दे रखा है 3, यानी AR 4 - 1 3 इक्वल टू दे रखा है 3, ठीक है। हमने कहा यस।
अब अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करने की कोशिश करूं तो क्या चीज समझ में आती है भैया, ए आर क्यूब क्या इसके अंदर है? या इसको डिवाइड कर दे कुछ बन सकता है ना? तो हमने कहा सर आप ये करिए कि इन दोनों टर्म्स में ए की वैल्यू इससे फाइंड करिए, उठा के इसमें रख दीजिए, है ना, सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, ज़्यादा इजी होगा। तो हमने कहा सर ए की वैल्यू आएगी हमारी 3/r³। ए की वैल्यू क्या आ गई? 3/r³। और इस वैल्यू को उठा के हम अपने इक्वेशन नंबर 1 पे रखते हैं तो क्या होगा? तो हमने कहा सर यहाँ देख लेते हैं क्या होगा। तो ये होगा a²r³, ए की वैल्यू रख दी मैंने, तो यहाँ पे आएगा 3/r³ की पावर 2 × r⁹ इक्वल टू 243। ठीक है, ओपन कर लीजिए। 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9/r³ यानी r की पावर क्या हो जाएगी? 3 × 2 = 6 × r⁹ इक्वल टू 243। ठीक है, r⁴ से ये कट जाएगा, कितना आएगा? 3। और हमने कहा सर ये r³ इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा हमको r³ इक्वल टू 243/9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। हमने सर 9 से कर देंगे, 9 × 2 = 18 और 9 × 2 = 18 तो ये 6 आएगा, 9 × 7 = 63। तो r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपका 3 में, यानी कॉमन रेशियो क्या आ गया आपका? 3 आ गया। r की वैल्यू 3 आ गई, उठा के यहाँ रख दीजिए। यहाँ से आपको a की वैल्यू आ जाएगी, हमने सर a इक्वल टू 3 कितना? r का क्यूब यानी 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, एक 3 से ये कट जाएगा, स्क्वायर होगा, यानी यहाँ से जो आपका फर्स्ट टर्म आएगा वो आएगा 1/9। बात समझ में आई? हमने कहा ठीक है सर। तो r की वैल्यू 3 आ गई और फर्स्ट टर्म आ गया 1/9। हमको क्या करना है? P7 फाइंड करना है। तो हमने सर P7 इक्वल टू होगा AR⁴ यानी 6। वैल्यू उठा के रख दीजिए। तो हमने कहा सर a की वैल्यू है 1/9 इंटू r की वैल्यू है 3 की पावर 6। सॉल्व करते हैं तो हमने कहा सर इसको 3² लिख दो और पावर क्या कर दो? कट कर दो। हमने कहा सर इससे ये कट जाएगा, ये बचेगी 4 पावर। तो t की पावर 4 इज योर फाइनल आंसर। क्या हो गया? t की पावर 4 आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, हमने सर 3 × 3 = 9, उधर 3 × 3 = 9 और 9 × 9 = 81, यानी 81 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? कैसे किया? हमने कहा सर 3 की पावर 4 है तो 3² × 3², 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 9 × 9 इज 81। तो आपका जो 7th टर्म आएगा वो आपका क्या आ गया? 81 आ गया और यही आपका फाइनल आंसर है। तो अप्रोच समझ में आया कि जब भी इस टाइप के टर्म्स और तो आपको क्या करना है कि भैया उन कंडीशंस का यूज करना है, इक्वेशंस बनाने हैं, a और r की वैल्यू फाइंड करनी है और उस वैल्यू को यूज करके नेक्स्ट जो भी 7th 8th कोई भी टर्म पूछेगा उसको निकाल लेना है। क्लियर? अच्छा जी, अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी सारे पूछे गए हैं। ठीक है, जीपी में कहा जहां पर क्या है कि भैया कांस्टेंट में चीजें डील हो रही होती है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि द 5th 8th and 11th term of a geometrical progression is P, Q and R, है ना? तो आपको प्रूफ करना है QR = PR। तो इस टाइप के प्रूविंग के भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हमने कहा सर सबसे पहले जो चीज गिवन है उनको लिख लीजिए। ठीक है, हमने कहा यहां दे रखा है 5th टर्म दे रखा है आपका P, यानी T5 इक्वल टू दे रखा है P, T8 दे रखा है आपका Q और T11 दे रखा है आपका R, यानी T11 दे रखा है आपका R। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है? Q² = PR आपको फाइंड करना है। तो हमने कहा सर चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्या होगा? तो हमने कहा सर T5 है, मान लीजिए क्या फर्स्ट टर्म आपका A और कॉमन रेशियो आपका क्या है? R है। तो
ये करेंगे तो t5 कितना आएगा, तो हमने कहा ये रिलेशन देगा a r टू दी पावर 5 माइनस 1 यानी 4 इक्वल टू p। सेम वे में मैंने कहा सर t8 आ जाएगा a r की पावर 8 माइनस 1 यानी 7 इक्वल टू q, और t11 इक्वल टू होगा a r टू दी पावर 11 माइनस 1 यानी 10 इक्वल टू r। ठीक है, तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने चीजें चूज कर ली। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्रूफ करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर। तो हमने कहा सर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर में हमने क्या किया, एलएचएस को ले लिया। एलएचएस क्या कह रहा, क्यू स्क्वायर। हमने कहा सर क्यू की वैल्यू उठा के रख दो, क्यू की वैल्यू क्या है ये, यानी ए आर टू दी पावर 7। तो हमने कहा सर ये दे रखा है ए आर की पावर 7 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा क्या, ए स्क्वायर और आर की पावर 14। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमने सर p इंटू आर चाहिए, यानी ए आर की पावर 4 और ए आर की पावर 10 मिल जाए तो हम उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो इसलिए हमने कहा सर 2a है तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। तो हमने कहा सर a इंटू हम लिख सकते हैं आर की पावर 14 से 4 ले लो, तो ए आर पावर 4 यानी हमारा p मिल गया, और इंटू जो बचा तो हमने कहा एक a बचा, और दूसरा r की पावर 4 से अगर पावर 4 हटा दी तो क्या हो गया 10, यानी r की पावर 10, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड तो फिर 14 हो जाएगा, तो में बेस सेम पावर ऐड तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। यानी इन टर्म्स को हम क्या रीअरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर। और जैसे हमने ये लिखा तो हमने कहा सर ए आर की पावर 4 की वैल्यू क्या है p, और ए आर की पावर 10 की वैल्यू क्या है r, उठा के रख दीजिए तो क्या हो जाएगा। हमने कहा सर ए पावर 4 इज p और इनटू ए आर की पावर 10 इज r, ए आर, और देखिए क्या हमको यही प्रूफ करना था पी आर, यानी इक्वल टू आर एच। तो इस तरीके के प्रूफ करने वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्लियर है। ठीक है, अच्छे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा कि इफ ए बी सी इन ए पी वेयर एज एक्स वाई जेड इन जी पी देन प्रूव आपको करना है एक्स की पावर बी माइनस सी, वाई सी माइनस ए एंड जेड ए माइनस बी इक्वल टू 1, है ना जी। ये भी एक बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है और अक्सर पूछ लेते हैं। ठीक है, बच्चों को परेशान करना, ये लो एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कि आधे बच्चे इस क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हैं कि भैया एक चीज एपी में एक चीज जीपी में हम कैसे ही करेंगे, हमने तो एपी जीपी अलग अलग पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि जो कंडीशंस दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या अप्रोच होगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी इन एपी, अगर कोई 3 टर्म एपी में है तो एक सिंपल सी बात बताइएगा, अगर ए बी और सी हमारा एपी में है तो b इक्वल टू क्या होगा, तो हमने कहा b होगा a प्लस सी बाई 2, यानी 2b इक्वल टू a प्लस सी के बराबर होगा। क्लियर है, क्या होगा, b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 होगा, देन 2b इक्वल टू a प्लस बी होगा। हमने कहा सर एक इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, जब जरूरत होगी हम इस कंडीशन का यूज कर लेंगे। अब नेक्स्ट टर्म क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी, अगर एक्स वाई जेड आर इन जीपी तो इनका कॉमन रेशियो इक्वल होगा, यानी y अपॉन एक्स और z अपॉन y होनी चाहिए, यानी y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स जेड होगा। मैंने कहा सर ये भी बात समझ में आती है, क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज और कर सकते हैं, हमने कहा सर ये तो ठीक है, हमने कंडीशन लगा दी, लेकिन यहाँ एक और चीज समझ में आती है कि अगर एक्स वाई जेड आर इन जीपी तो हम इन टर्म्स को लेट भी कर सकते हैं। क्या कि अगर मैं कर लूं लेट कॉमन रेशियो हमारा क्या है r, अगर कॉमन रेशियो r है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो हमने कहा फर्स्ट टर्म x होगा, यहाँ फर्स्ट टर्म तो हमारा x ही है, लेकिन सेकंड टर्म क्या आएगा, तो हमने कहा सेकंड टर्म आएगा हमारा x इंटू आर के बराबर, और जो थर्ड टर्म यानी z है वो बराबर होगा x इंटू आर स्क्वायर के बराबर, यानी कि आपकी x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू आपकी क्या होगी एक्स आर हो गई, और z की वैल्यू हो गई एक्स आर स्क्वायर। अब लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने ये क्या नाम है एक्स आर और एक्स आर स्क्वायर क्यों किया। ठीक है, तो यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि
भैया यहाँ प्रोडक्ट में है, अब प्रोडक्ट में है, अगर बेस सेम होगा तभी हम कुछ काम कर सकेंगे, नहीं तो भैया एक्स वाई जेड अगर तीनों अलग अलग टर्म ही रहेंगे तो उनका हम यूज कैसे कर पाएंगे, है ना। किसी भी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए एटलीस्ट सेम क्वांटिटी तो होनी चाहिए, तभी तो बेस सेम पावर ऐड कर पाएंगे, है ना। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, इन सबको सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया, एक्स एक्स आर स्क्वायर पे। चलिए उठा के रख देते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। हमने कहा सर एक्स एक्स आर स्क्वायर उठा करके इक्वेशन नंबर जो हमको प्रूफ करना है उसमें रख दिया, ठीक है। क्या दे रखा है, तो हमने कहा एक्स पावर बी माइनस सी इंटू वाई की पावर सी माइनस ए इंटू जेड की पावर ए माइनस बी इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। रख दीजिए एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो हमने कहा सर एक्स की वैल्यू तो बी माइनस सी है ही है, वाई की वैल्यू हम रखेंगे एक्स आर की पावर सी माइनस ए और z इक्वल टू हो जाएगा x आर की पावर आर स्क्वायर की पावर a माइनस बी इक्वल टू हमको क्या करना है, 1 प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमने कहा सर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहला टर्म तो x पावर b माइनस सी ही रहेगा, सेकेंड टर्म की बात करूँ तो x पावर c माइनस ए आ जाएगा, x पावर c माइनस ए और r की पावर c माइनस ए इंटू एक्स पावर a माइनस बी, एक्स की पावर a माइनस बी और r की पावर आपका आ जाएगा 2a माइनस बी इक्वल टू 1 हमको प्रूफ करना है। क्लियर है। हमने कहा ठीक है सर, अब क्या करेंगे, हमने कहा सर बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, यानी ये x और ये x की पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये होगा x b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी, क्या होगा a माइनस बी के इक्वल इंटू r की बात करूं तो r इक्वल टू होगा c माइनस ए प्लस 2a माइनस 2b। क्लियर है। मैंने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, इक्वल टू हमको क्या करना है, 1 प्रूफ करना है, जब साथ लेके आए तो दोनों लेते चलिए। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि भैया c माइनस सी है प्लस सी है, तो c से c कट लिया, माइनस ए है प्लस ए है, a से a कट लिया, माइनस बी प्लस बी ये कट गया, ठीक है। तो इन दिस केस क्या हो गया, तो हमने कहा सर जी यहाँ से हमको मिल गया x की पावर 0 और इनटू अगर r की पावर की बात करूं तो r इक्वल टू है c माइनस ए प्लस 2a और माइनस 2b। तो हमने कहा सर c माइनस ए और प्लस 2a, तो ये सॉल्व हो जाएगा 2a माइनस ए इज a प्लस a और माइनस 2b। हमने कहा सर जी माइनस 2b की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, क्या थी, a प्लस बी, तो उठा के रख दीजिए। तो 2b की वैल्यू हमने क्या रख दी, a प्लस बी, क्या लिख दिया, a प्लस बी, सॉरी यहाँ पे a प्लस बी नहीं a प्लस सी होगा, सॉरी सी टर्म्स हैं, यहाँ क्या होगा a प्लस सी होगा, ठीक है। 2b इक्वल टू a प्लस सी होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे क्या, 2b इक्वल टू, इसकी जगह हमने रखा है a प्लस सी, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, एक्स पावर 0 इंटू आर की पावर c प्लस ए माइनस ऑफ सी, c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा, इक्वल टू 1 हमको प्रूफ करना है। तो हमने कहा सर एक्स पावर 0 आर की पावर 0 इक्वल टू 1 और एक्स पावर 0 क्या होगा 1 होगा इंटू आर की पावर 0 भी 1 होगा इक्वल टू 1, यानी एल एच एस इक्वल टू हमारा क्या हो गया, आर एच एस प्रूफ हो गया। देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, अगर आप आर एच एस साथ लेके जा रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो एल एच एस उठाइए एट द एंड इक्वल टू आर एच एस कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस वही वाली बात है कि कंडीशंस यूज करना, और इस क्वेश्चन को देख करके बच्चे थोड़ा सा जो परेशान हो जाते हैं ना, उस वजह से इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, कि भैया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लियर, जिसका हम यूज कर पाएंगे अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इनका जो कॉमन रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। यानी अगर हमारे पास द रेशियो बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी ऑलवेज द सेम, यानी टर्म अगर T1 T2 T3 T4 इन जीपी है, तो इन दिस केस
T2 अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T2 इक्वल टू T4 अपॉन T3 एंड सो ऑन। सारे जो रेशियोज होंगे वो ऑलवेज इक्वल होंगे, यानी R के ही इक्वल आएंगे। कॉमन रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है इन अ जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म ऑफ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। चलिए इस बात को समझ लेते हैं कि भैया अगर मेरे पास कोई एक सीरीज है, ठीक है, तो शुरुआत से कुछ टर्म्स और आखिरी से कुछ टर्म। लेट कि मैंने कहा कि एक मेरे पास जीपी सीरीज है और शुरुआत से 7th टर्म और लास्ट से 7 टर्म, ठीक है, जो दोनों टर्म का जो मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट होगा, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और किसके इक्वल होगा, तो हमने कहा सर द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के इक्वल होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट यानी a इंटू ए आर टू द पावर n-1, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। वो भी तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये भी है, लास्ट टर्म भी तो पीछे से एंड से फर्स्ट टर्म हुआ, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। यानी कि rth टर्म ऑफ द बिगनिंग इनटू rth टर्म ऑफ द एंड इज ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इक्वल टू होगा कांस्टेंट टर्म ऑफ द जीपी इन इट्स लास्ट टर्म। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग इनटू 7th फ्रॉम द एंड, 7th टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, आपका कांस्टेंट के इक्वल है, जो कि इक्वल है फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इनटू लास्ट टर्म ऑफ द जीपी। बात समझ में? ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का भी हम यूज क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहे हैं इफ ए बी सी आर इन जी पी देन बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। तो ये हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पे भी यूज किया था कि क्या होगा, कॉमन रेशियो अगर इक्वल है, कॉमन रेशियो इक्वल है, अगर 3 ही टर्म है तो बी अपॉन ए और सी अपॉन बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां से हमको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। और इस प्रॉपर्टी का यूज हम बहुत सारी जगहों पे करते हैं। जब भी 3 टर्म वाली बात आएगी इस चीज को लगा दीजिए, हमारे लिए कुछ ना कुछ हेल्प तो मिल ही जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी की कि इफ ईच ऑफ द टर्म जीपी इज मल्टीपल और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर रिजल्टिंग सीरीज इज आल्सो इन जीपी। ठीक है, अगर मेरे पास कोई जीपी सीरीज दे रखी है, ठीक है, और उसमें मैंने क्या किया, किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया किसी कांस्टेंट टर्म से थ्रू ऑल पूरे जीपी में, तो उस कंडीशन में जो नई जीपी सीरीज मिलेगी हमें, वो जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी जीपी में होगा। ओके, ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। क्या कह रहा है कि द सीरीज ऑब्टेन बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ जीपी इज आल्सो इन जीपी। यानी अगर मेरे पास कोई जीपी है, ठीक है, और उसके सभी टर्म्स को हम क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो जो नई सीरीज मिलेगी वो भी हमारी क्या होगी, जीपी में होगी। फॉर एग्जांपल 624, 96, 384 अगर जीपी में है, तो इन दिस केस 1/6, 1/24, 1/96 और 1/384 भी हमारा क्या होगा, जीपी में होगा। क्लियर है? ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपसे ये पूछ लेता है कि भैया ये टर्म्स जीपी में है कि नहीं, तो आपको यही इस प्रॉपर्टी का यूज करना होता है कि भैया अगर सारे टर्म का हमने रेसिप्रोकल कर लिया, ठीक है, तो भी हमारी जो नई सीक्वेंस बनेगी वो भी जीपी में होगी। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। ये कह रहा क्या कि इफ ईच टर्म ऑफ द जीपी इज रेज्ड टू द सेम नॉन जीरो नंबर्स देन द रिजल्टेंट जो सीरीज है वो भी क्या होगी, जीपी में होगी। फॉर एग्जांपल अगर 2, 8, 32 इज जीपी, देन इनकी पावर अगर सेम पावर मैंने बढ़ा दी सबकी कि 2 की पावर 5 कर दी, 8 की पावर 5 कर दी, 32 की पावर 5 कर दी, है ना, जितने भी टर्म है सबकी पावर क्या कर दी, 5 कर दी, तो जो ये नई सीक्वेंस बना है ये भी क्या होगा, जीपी में होगा। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहे कि इफ द करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ ए टू डिफरेंट जीपी आर मल्टीपल टुगेदर द रिजल्टेंट सीरीज इज ऑब्टेन इन आल्सो इन जीपी। ठीक है, यानी अगर मेरे पास एक जीपी ए आर दिस और दूसरी जीपी ए आर ए इंटू ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब है, यानी दो डिफरेंट जीपीज हैं और उनके टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद जो नया सीक्वेंस मिलेगा, ए इंटू आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर का स्क्वायर, तो ये जो नया सीक्वेंस मिला ये भी क्या होगा, जीपी में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इन द सेम वे अगर हम क्या करें
कि हम डिवाइड करा दें। अभी यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई कराया, अब हम क्या करें कि उन दोनों जीपीज के टर्म टू टर्म क्या करें, डिवाइड करा दे। तो इस कंडीशन में भी जो नया सीक्वेंस बनेगा वो हमारा क्या होगा, जीपी में होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है कि ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, नीचे भी सेकंड जीपी इज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब है। देन दोनों का जो डिवाइड करने के बाद भी जो नया सीक्वेंस बन रहा है वो भी हमारा जीपी में होगा। क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन टू नंबर्स। अगर हमें दो नंबर गिवन हो और हमें क्या फाइंड करना हो, ज्योमेट्रिकल मीन, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो हमने कहा सर इफ ए बी आर टू पॉजिटिव नंबर, इफ ए जी एंड बी, where g क्या है आपका ज्योमेट्रिकल मीन, तो ये होगा g इक्वल टू रूट ऑफ ए बी के इक्वल, यानी ज्योमेट्रिकल मीन इन जीपी इन टू टर्म के बीच में वो क्या होगा, g इक्वल टू रूट ऑफ ए बी के इक्वल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करूं कि ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड करना है 3 और 12 का, 3 और 12 में, तो ज्योमेट्रिकल मीन इसको जीएम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू होगा रूट ऑफ 3 इंटू 12 के। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, तो हमने सर 3 इंटू 12, 3 इंटू 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, यहाँ से निकल आएगा 3 एक निकल आएगा और 4 का वो 3 इंटू 2 यानी 6। तो 3 एंड 12 का ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा आपका 6 होगा। वहीं पे सेम वे में ये भी सॉल्व हो जाएगा। हमने कहा सर जी ये अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, क्या कि रूट ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ सिर्फ, ज्योमेट्रिकल मीन आपका आएगा रूट ऑफ 3 इंटू 243। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन is 1 plus 4 plus 16 plus 64 that must be added to get sum is equal to 5461। कितने टर्म है जिनका सम करने पर 5461 आए। ठीक है, हमने कहा सर इससे पहले हमें फॉर्मूला बता दीजिए सम ऑफ द n टर्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि सम ऑफ द n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, मान लीजिए मेरे पास एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है a और कॉमन रेशियो r है। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होगा, a आर स्क्वायर a आर क्यूब डैश 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 ऑफ a r टू द पावर n-1 होगा। ठीक है सर। अच्छा जी, हमें क्या करना है, सम करना है, यानी Sn इक्वल टू निकालना है। हमने कहा सर इन सभी टर्म्स का सम निकालना है, तो क्या होगा, तो हमने कहा Sn इक्वल टू होगा a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए आर क्यूब डैश 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 ऑफ ए आर टू द पावर n-1। ठीक है, अब क्या करें, तो हमने कहा सर एस एन में आर से मल्टीप्लाई करा दीजिए। इस इक्वेशन में अगर आर से मल्टीप्लाई कराता हूं तो ये होगा आर एस एन, और थोड़ा सा रीअरेंज लिखें तो पहले ए था, अब क्या हो जाएगा ए आर, तो हमने कहा सर ए आर के नीचे लिख दो, प्लस जो ए आर था अब क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर हो जाएगा, जो ए आर क्यूब था वो ए आर स्क्वायर था वो क्या हो जाएगा ए आर क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से जब ए आर टू द पावर n-1 में आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, एक तो टर्म ए आर टू द पावर n-1 होगा और इसके आगे ए आर टू द पावर n आ जाएगा, जो इसमें हम क्या करेंगे n का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि बेस से n तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी। हमने कहा ठीक है सर, अब क्या करें, तो हमने कहा सर दोनों टर्म को कर दो सब्ट्रैक्ट। जैसे ही दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ आएगा Sn, तो हमने कहा सर Sn कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस आर, और हमने कहा सर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यहाँ माइनस ये हो जाएगा, और जैसे ये माइनस हो गए तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि ए आर से ए आर स्क्वायर से ए आर क्यूब से ए आर क्यूब, और यहीं पे ए आर टू द पावर n-1 से ए आर टू द पावर n-1 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एट द एंड बचेगा माइनस ए आर टू द पावर n, और शुरुआत में सिर्फ एक टर्म बचेगा a, यानी यहाँ पे ये चीज़ हम लिख सकते हैं क्या कि a माइनस ए आर टू द पावर n क्या होगा n, ए आर की पावर
n बचेगा। हमने कहा सर a कॉमन ले लो और Sn की वैल्यू निकाल लो। तो Sn इक्वल टू यहाँ से निकल आएगा, a कॉमन लिया तो यहाँ होगा 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला मिल गया सम ऑफ द n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ द n टर्म Sn इक्वल टू होगा a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। सेम वे में इसकी दूसरी कंडीशन भी होती है। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब 1 की वैल्यू जो है r से ज्यादा हो। ठीक है, वहीं पे अगर r की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो आपका फॉर्मूला बन जाता है Sn इक्वल टू, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होगा। ठीक है, क्या होगा, a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 आपका दूसरा फॉर्मूला होगा। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि r की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, यानी 1 से अगर कम है या 1 से ज्यादा, 1 की वैल्यू r से ज्यादा है, देन इस कंडीशन में क्या होगा, आपका फॉर्मूला Sn इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r यूज करेंगे। वहीं पे r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम Sn इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 की वैल्यू मतलब फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर। अच्छा जी, यहीं पे एक चीज और है, क्या दे रखा है, हाँ ठीक है, यहीं पे एक कंडीशन और यूज करते हैं हम लोग अक्सर फॉर्मूले में, मैं उसको यहीं लिख दे रहा हूँ। पे क्वेश्चन गिवन है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमें एक क्वेश्चन ये गिवन था, इसको देखते हैं क्या है। तो हमने क्या था कि हाउ मेनी टर्म द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन 1 4 16 plus 64 plus dash must be added to get the sum is 5461। नंबर ऑफ 10 फाइंड करने हैं, इस जीपी का कौन सा टर्म सम क्या होगा, 5461 होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने कहा सर जी यहाँ पे क्या गिवन है, तो हमने कहा सर फर्स्ट गिवन तो हमें मिल गया, ए की वैल्यू कितनी मिल गई 1। अगर कॉमन रेशियो की बात करूं तो r इक्वल टू क्या होगा, तो हमने 4/1 इज 4। ठीक है, 16/4 करेंगे तब भी 4 ही आएगा। और हमें बताना है कि कौन से टर्म का सम 5461 है, यानी Sn की वैल्यू दे रखी है। लेट nth टर्म का सम क्या होगा, n टर्म्स का सम 5461 है, तो Sn इक्वल टू क्या होगा 5461 होगा, क्योंकि इस कंडीशन समझना कि मस्ट बी एडेड टू गेट सम इक्वल टू 5461। सम इतना 5461 होना चाहिए। तो मान लीजिए कि भैया इस सीरीज का, इस जीपी का n टर्म्स का सम कितना है 5461 है, यानी Sn इक्वल टू 5461। हमें क्या फाइंड करना है, हमने सर n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब जब सारी चीजें पता है तो फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या होगा, तो हमने कहा सर Sn इक्वल टू होगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला था। सारी वैल्यूज पता है, a r और Sn की वैल्यू उठा के रख दीजिए। तो Sn इक्वल टू क्या है, तो हमने कहा सर 5461 और इक्वल टू a की वैल्यू है 1, r की पावर n यानी 4 की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 4 माइनस। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं क्या होगा। हमने कहा सर ये आएगा 5461 इंटू 3 इक्वल टू 4 पावर n माइनस 1 इज 4 पावर n, 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हमने कहा सर 3 1 3, 3 6 18, 1, 3 4 12, 1 13, कैरी 1, 3 5 15, 1 16। ठीक है, माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस 1 इक्वल टू 4 की पावर n। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 16384 इक्वल टू 4 की पावर n। हमने कहा सर अगर 4 की पावर n है, 4 के टर्म्स में लिखेंगे तो आएगा 4 की पावर 7 इक्वल टू 4 की पावर n, और यहाँ से n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7। ठीक है, इसको प्रॉपर फैक्टर करके ही आपको निकालना होगा। ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। डन, क्लियर है। तो एक बार इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जहां पर हमें क्या है, सम ऑफ द टर्म्स दे रखा हुआ है, n की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है। क्लियर। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि if fourth and seventh term of the GP are this respectively find the sum of the n terms, यानी Sn फाइंड करना है। हमने कहा सर Sn फाइंड करना है, पहले a और r की वैल्यू हमको चाहिए।
अब ए और आर की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास दो कंडीशन उन्होंने दे दी, क्लियर। यानी इस दो कंडीशन का यूज करके हमें ए और आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और उसी ए आर की वैल्यू उठा करके हमें एसएन वाले फॉर्मूले में रख देनी होगी, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा सर जी गिवन है फोर्थ एंड सेवंथ टर्म, तो फोर्थ टर्म यानी P4 इक्वल टू क्या दे रखा है 1/27 और P7 दे रखा है, सेवंथ टर्म दे रखा है 1/729। सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा सर लेट कर लो कि कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म हमारा a है और कॉमन रेशियो r है। क्या है, लेट a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, तो हमने कहा सर ar टू द पावर 4 - 1 इज 3 इक्वल टू 1/27। वहीं पे इस इक्वेशन इसके लिए क्या होगा, तो हमने कहा सर ये आपका आएगा ar टू द पावर 7 - 1 इज 6 इक्वल टू 1/729। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर। अब क्या करें, तो हमने कहा सर यहां से अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ए कट जाएगा, ए कट गया, सिर्फ आर बचेगा, यानी कम से कम आर की वैल्यू तो यहां से डायरेक्ट निकाल सकता हूं। तो क्या करेंगे, तो हमने कहा सर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो ए आर पावर 6 इक्वल टू 1729 डिवाइडेड बाई ए आर क्यूब इक्वल टू 1/27। चलिए डिवाइड करते हैं। ये होगा ए आर की पावर 6 अपॉन ए आर की पावर 3 इक्वल टू 1729 अपॉन 127। ठीक है, क्या होगा, तो हमने कहा सर यहाँ से ए कट जाएगा और आर क्यूब से ये कटेगा तो पावर आएगी 3। ठीक है, बाकी को रीअरेंज करके देखते हैं। तो हमने कहा सर यहाँ से मिल जाएगा आर की पावर 3 इक्वल टू ऊपर वाला टर्म जैसा है वैसे ही लिखा रहेगा 729 और नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 27। सॉल्व कर लीजिए। हमने कहा सर 3 से पहले कट कर लेते हैं, 3 9 जा 27, 3 से जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है 1 आ गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से कट कर दीजिए, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, 3 ठीक है, ये जाएगा 3 से 81 तो हो जाएगा 27। हमने कहा सर आर क्यूब इक्वल टू मिल गया 1/27। यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी क्या 1/3। अगर आर की वैल्यू 1/3 है तो उठा के यहाँ पे रख दीजिए इस वाले टर्म में। हमने कहा सर यहाँ से हमको मिल जाएगा ए की वैल्यू क्या होगी। हमने कहा सर इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं मानूँ इसको तो ए आर क्यूब यानी ए इंटू 1/3 का क्यूब इक्वल टू दे रखा है 1/27। ठीक है, और यही चीज यहीं से निकल आएगी क्या। हमने कहा सर इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 1 का क्यूब 3 का क्यूब इस 27, तो इस 27 से ये वाला टर्म कट जाएगा, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए 1/3, 3 का क्यूब यानी 27, 1/27 उधर 27 जाएगा, 27 से 27 कट जाएगा। क्या डायरेक्टली आप कर सकते हो। यहाँ से एक वैल्यू आ गई 1, ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1/3, तो ऐसे निकल टू फॉर्मूला लग जाएगा। तो हमने कहा सर आर की वैल्यू 1 से छोटी है यानी फॉर्मूला लगा ए 1 - आर की पावर n अपॉन 1 - आर, तो फॉर्मूला रख दीजिए। हमने कहा ए की वैल्यू रख दीजिए, क्या है ए की वैल्यू 1 है, 1 - आर, आर की वैल्यू क्या है 1/3 यानी 1/3 की होल पावर n अपॉन में 1 - 1/3। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 - 1 इज 2, अपॉन में 2 आएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और ये आपका जैसा है वैसे लिख दीजिए 1/1/3 की होल पावर। ठीक है, तो ये हो गया आपका Sn। क्लियर, चूंकि Sn पूछा है तो जनरल टर्म्स में है तो Sn इक्वल टू 3 1 - 1/3 की होल पावर n अपॉन 2 आएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन भी क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या दे रखा है, ए जीपी हैज अ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, सम ऑफ द एन टर्म इज एज इक्वल टू 189, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने को कह रहा है। इनका सम दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है। हमने कहा सर अगर कॉमन रेशियो मिल जाए
तो नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही उसने कहा लास्ट टर्म, तो हमारे दिमाग में फॉर्मूला आ गया लास्ट टर्म वाला। हमने कहा सर जी चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, किस तरीके से होगा, तो हमने कहा सर जो गिवन है पहले लिख ही लेते हैं, बात कर लेते हैं सोल्यूशन की। तो हमने कहा सर जी यहाँ दे रखा है फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3 और लास्ट टर्म दे रखा है आपका 96, s की वैल्यू दे रखी है s ऑफ n, है ना, लेट कर लो n टर्म्स हैं, तो एस एन इक्वल टू दे रखा है कितना 189। ठीक है, कह रहा है कि ए जी पी हैज अ फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3 दे रखा है, a इक्वल टू 3 गिवन है, और लास्ट टर्म l इक्वल टू 96 गिवन है, और सम ऑफ द n टर्म एस एन इक्वल टू दे रखा है 189। क्या पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यानी n की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमने कहा सर जब भी लास्ट टर्म गिवन हो तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो Sn इक्वल टू होता है L R माइनस ए अपॉन R माइनस 1। हमेशा याद रखिएगा जब भी लास्ट टर्म गिवन हो तो सम ऑफ द n टर्म्स इन जीपी होता है LR माइनस ए अपॉन R माइनस 1, जहां पे L क्या है आपका लास्ट टर्म है। ठीक है, अच्छा जी चलिए लिखते हैं कि क्या कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। हमने कहा सर गिवन है a इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म हमें पता है, और हमें Sn पता है कितना 189। फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म, लेकिन नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने से पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा क्या, कॉमन रेशियो यानी r की वैल्यू, है ना। अगर r की वैल्यू पता है तो n की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने कहा सर फॉर्मूला भी आपने बताया Sn इक्वल टू एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, वेयर l इज द लास्ट टर्म, इसी फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n नहीं है। ठीक है, अगर हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होते जहां a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता, तो वहां r और n दोनों क्या होते, वेरिएबल होते, तो उस कंडीशन में उसको सॉल्व करना हमारे लिए प्रॉब्लम भरा हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा सर जी Sn इक्वल टू होता है एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, रख दीजिए सारा, तो क्या होगा Sn इक्वल टू 189 इक्वल टू L इज 96, क्लियर है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। ठीक है, क्या करेंगे r माइनस 1 इधर लेकर ब्रैकेट ओपन किया, सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 2। जब r की वैल्यू 2 आ गई तो हमने कहा सर अब क्या करेंगे, तो हमने कहा एक फॉर्मूला हम बनाया था nth टर्म वाला। ठीक है, तो जब भी लास्ट टर्म की बात करते हैं, जो आपका nth टर्म होता है वही लास्ट टर्म होता है, यानी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था l इक्वल टू ए आर टू दी पावर n, वेयर l इज द लास्ट टर्म। क्लियर, इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो हमने कहा सर जी ये हो जाएगा l इक्वल टू 96 इक्वल टू a इज द 3 और r की पावर n माइनस 1 इज द लास्ट टर्म होगा, तो n माइनस 1। ठीक है, तो इधर आ जाएगा, तो हमने कट कर लिया यहीं, 3 3 9, 3 2 36, यानी 32 इक्वल टू r की पावर n माइनस 1। हमने कहा सर 32 को 2 की पावर्स में लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हमने कहा सर जी यहाँ से हमें अगर सॉल्व करना है तो ये आएगा क्या, 2 2 4, है ना, सबसे उसमें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 की पावर 5। नेक्स्ट है 2 की पावर 5 इक्वल टू r की पावर n माइनस 1, चूंकि r की वैल्यू हमें पता है कितनी 2 है ना, यानी 2 की पावर 5 इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर n माइनस 1, और बेस अगर सेम है तो पावर क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी यहां से मिल जाएगा r इक्वल टू, सॉरी यहां से मिल जाएगा आपका 5 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर जाएगा प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 6, यानी नंबर ऑफ टर्म यहाँ से आ गए कितने 6। बात समझ में आई। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों फॉर्मूले यूज किए ज़्यादातर हम कम यूज करते हैं, बट इनका भी यूज है, और जब भी यूज होता है तो बहुत टेक्निकली आता है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ये फॉर्मूला जल्दी नहीं आता, ना ही ये वाला और ना ही ये वाला। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चे गलत, या तो फॉर्मूला याद नहीं होता इस वजह से छोड़ आते हैं, या तो उनको याद ही नहीं होता फॉर्मूला। क्लियर, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला सवाल दे रखा है, ये भी क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि भैया
इफ सम ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर डैश 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 ऑफ 2n-1 इज 255, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्लियर? तो हमने कहा ठीक है सर जी, सॉल्व कर दो इसको। क्या सोल्यूशन आएगा? तो हमने कहा सर a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और r की बात करूं तो 2/1 इज 2। ठीक है, अच्छा जी, तो हमें क्या करना है? तो हमने कहा सर Sn गिवन है, Sn इक्वल टू दे रखा है 255। क्लियर? चलिए सारी वैल्यूज रख दीजिए। तो यहाँ पे हम जब सारे फॉर्मूले लिखेंगे, हमने कहा सर 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर डैश 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 ऑफ 2 की पावर n-1 इज 255, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। Sn इज 255 दे रखा है, तो Sn इक्वल टू r की वैल्यू 2 है, यानी क्या होगा? a r टू द पावर n-1 अपॉन r-1। सारे फॉर्मूले रख दीजिए। Sn इज 255 इक्वल टू a की वैल्यू 1, r की पावर n, r की वैल्यू है 2 की पावर n -1 अपॉन 2 -1। क्लियर है? हमने कहा ठीक है सर, 2 - 1 इज 1, ये हो जाएगा 255 इक्वल टू कितना? 2 की पावर n -1 इधर +1 आ जाएगा, तो 2 की पावर n इक्वल टू 256। और 256 2 की पावर में कितना आएगा? तो हमने कहा सर जी ये आएगा 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर कितना? 2 4 16 32 64 64 128 और 128 टू द 256 यानी 2 की पावर 7। क्लियर? तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई क्या? आपका 7। बात समझ में? तो हमको क्या करना था? n टर्म फाइंड करने थे। डायरेक्टली हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, बच्चे ये वाला टर्म देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका भी तो कुछ नहीं करना, सिंपल वे में सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अभी हमारा अगला क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, रिपीटिव वाले कि बहुत बार रिपीट हुआ है ये सवाल। ठीक है, ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा कि द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज -3 और द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू द फोर्थ टर्म, फाइंड द सेवेंथ टर्म। सोल्यूशन है, थोड़ा क्वेश्चन अपने हिसाब से थोड़ा सा जटिल मालूम पड़ता है। क्या कह रहा है? फर्स्ट टर्म दे रखा है a इक्वल टू -3, हमने लिख दिया a इक्वल टू -3, और क्या दे रखा है? द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू द फोर्थ टर्म। तो हमने कहा सर आप मान लो जीपी हमारा क्या है? a r स्क्वायर और a r एंड सो ऑन। ठीक है, सेवेंथ टर्म भी उसी में आ जाएगा। हमने कहा सर फर्स्ट टर्म तो हमें पता है, और इसने जो कहा कि द स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है? ये, यानी t ऑफ 2 का जो स्क्वायर है वो t ऑफ 4 के इक्वल है, यही बात बता रहा है ना। फोर्थ टर्म हमारा क्या है? ये वाला है। चलिए रख देते हैं, तो t ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर यानी a r का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल टू है t4 यानी ar³ के। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। हमने कहा सर यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू ar³। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो इस a से ये कट जाएगा, r स्क्वायर वाले टर्म से r³ वाला कट जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा a इक्वल टू r। ठीक है, और a इक्वल टू r मिल गया। a की वैल्यू हमको पता है -3, तो r की वैल्यू भी क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगी, यानी a r की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या है? -3 है। अब a r की वैल्यू पता है, हमें क्या निकालना है? तो हमने कहा सर सेवंथ टर्म निकालना है। सेवंथ टर्म निकालना है यानी t7 की बात करेंगे, a r टू द पावर 7 - 1 is 6, a की वैल्यू इज -3 और -3 की पावर 6, तो इसको आप सीधा लिख सकते हो, पावर जो है जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा, और 3 की पावर क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। या फिर इसको ऐसे सुनना समझ में आए, सिंपल से क्या कर सकते हैं सर? बेस से पावर ऐड यानी -3 की पावर 7 हो जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर है। बस में क्लियर? अच्छा जी, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या कह रहा है? फाइंड अ जीपी विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4
एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ठीक है, तो हमें जीपी फाइंड करना है। फिर से वही कहानी है कि जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए तो जो कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, और जब जीपी ना दिया तो आप क्या कर सकते हो, एक बार जीपी लेट भी कर सकते हो और एड एनी कंडीशन हमको ए आर की वैल्यू फाइंड। अगर ए और आर यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आपको पता है तो आप किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकने में सक्षम होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लो कि हमारा फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशियो क्या है आर। अगर फर्स्ट टर्म ए है तो हमारी और कॉमन रेशियो आर है तो हमारी जो सीरीज बनेगी वो बनेगी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन। हमने कहा ठीक है सर। अब क्या दे रखा है कि फाइंड अ जीपी विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। फर्स्ट टू टर्म का सम क्या दे रखा है, -4, यानी a प्लस ए आर इक्वल टू दे रखा है -4। हमारा पहली कंडीशन इक्वेशन बन गया। इसके अलावा कह रहा है द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो हमने सर 1 2 3 4, तो यहाँ से पांचवा टर्म यहीं पे लिख लेते हैं। क्या होगा, तो हमने कहा सर ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन। तो फिफ्थ टर्म यानी ए आर की पावर 4 क्या है, 4 टाइम्स है थर्ड टर्म के। तो थर्ड टर्म क्या है 1 2 3, इसके जो है 4 टाइम्स है यानी ए आर स्क्वायर। ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड कंडीशन हो गई। दोनों कंडीशन से हमने क्या है इक्वेशन बना लिया इन टर्म ऑफ ए और आर। हमें क्या करना है, ए आर की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। हमने कहा सर सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, क्या क्या चीज़ें हैं। हमने कहा सर ए से ए कट जाएगा, आर स्क्वायर से ये कटेगा तो ये आएगा स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे ठीक है तो हमको मिल जाएगी वैल्यू आर की। आर स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, आर की वैल्यू आ गई 2, +-2 आती है, आर की वैल्यू 2 ले लीजिए। ठीक है, अगर आर की वैल्यू 2 है यहाँ पे, या फिर आप क्या कर सकते हैं +-2 दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू 2 है, उठा के यहाँ रख दीजिए। हमने कहा सर ए प्लस, एक बार प्लस ही लेते हैं, पहले प्लस लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, आर की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू -4, ये हो जाएगा 3a, तो a की वैल्यू हो जाएगी -4/3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इज -4/3 एंड r इज अ 2। ठीक है, इस तरीके से एक बार आप माइनस वाला केस भी लेकर के उसको सॉल्व करेंगे। हम लोग सिर्फ प्लस वाला सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक वैल्यू -4/3, r इज 2। हमको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने हैं कि फाइंड द जीपी। अच्छा, उस जीपी को फाइंड करना है। अगर जीपी फाइंड करना है तो ये क्वेश्चन और ही आसान हो गया कि हमको ए पता चल गया, आर पता चल गया, उठा के अपने जो सीरीज मानी थी उसी को में रख दो। हमने कहा सर सीरीज क्या होगी, हमने कहा फर्स्ट टर्म यानी 4/3 और इंटू 2 हटा देते हैं। हमने कहा सर 4/3 इंटू 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, इंटू 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 8 2 16/3 हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, यही कि आर की वैल्यू अगर माइनस ले लेते हैं तो क्या सीरीज बनती है, इसको भी देख लेते हैं। तो आर की वैल्यू अगर -2 रखूँ मैं तो यहाँ से क्या आएगा, तो हमने कहा सर जी a + 2a, सॉरी a, हमारा फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे। हमने कहा सर यहाँ जो चीज़ थी a + ar इक्वल टू -4 था। ठीक है, हमने कहा सर यहाँ आएगा a, r की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू -4, तो -2 है तो a -2a इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा -a इक्वल टू -4 और a की वैल्यू आ जाएगी 4। a की वैल्यू अगर 4 आ गई तो सीरीज क्या बनेगी, तो मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक सीरीज हमारी ये थी नीचे वाली और एक सीरीज आएगी 4 -2 इज 2 और 2 - 2 इज 0 और आंसर 0 तो नहीं होनी चाहिए। इन दिस केस हम क्या करेंगे, अच्छा सॉरी ये ऐड कर रहा है, मल्टीप्लाई करना है, जीपी पे मत चले जाइएगा, है ना। हमने कहा सर जी 4 इंटू -2 -8 इंटू -2 माइनस प्लस 8 2 16 इंटू -2 तो -32 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक सीरीज आपकी ये बन जाएगी, एक सीरीज आपकी वो बन जाएगी। क्लियर है, तो आई होप यहाँ तक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।